अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर साइंस बेटा। आज है हमारा चैप्टर नंबर 18 का थर्ड लेक्चर और चैप्टर नंबर 18 जो हमारा था वो क्या है, द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो हमने इससे पहले क्या किया था, बोहर्स थ्योरी मैंने पढ़ाई थी। ठीक है, बोहर्स थ्योरी में क्या करना है कि बोहर्स थ्योरी के पहले 3 पोस्टुलेट्स होंगे, फिर इसके बाद ठीक है इसकी डेरिवेशन आ जाएगी। पहले सिर्फ क्या करना है, बोहर्स थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स लेने हैं, 3 पोस्टुलेट्स होंगे, फिर क्या है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर क्या है एनर्जी वाली डेरिवेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कल जो मैंने पढ़ाया था एनर्जी वाली डेरिवेशन, उसको ही लेके हम फर्दर क्या करेंगे, एक और इक्वेशन ड्राइव करेंगे वेवलेंथ के लिए। ठीक है, क्या करेंगे कि अब हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है वेवलेंथ के लिए। ओके, किस तरह से कि देखो 2 चीज़ें पहले यहाँ पे मैं क्लियर करती जाऊँ। एक होती है एक्साइटेड स्टेट हमारे पास और एक क्या होती है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये है एक्साइटेड स्टेट, मैंने कहा ये है ग्राउंड स्टेट। अगर ऑर्बिट की फॉर्म में बात करें, ठीक है, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, किसमें है, ग्राउंड स्टेट में, इनिशियल स्टेट। जो इलेक्ट्रॉन की अपनी इनिशियल स्टेट है या लोअर स्टेट है वो क्या होती है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे ये है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे चलता है कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है, इनिशियल स्टेट में होता है, तो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी सप्लाई करते हैं तो एनर्जी सप्लाई करने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या करते हैं कि लोअर से हायर लेवल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लोअर से कहाँ चले जाते हैं, हायर ऑर्बिट में। इसी तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या है कि यहाँ आ जाएगा हायर ऑर्बिट में। ठीक है, ये हायर ऑर्बिट क्या है, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट जो इनिशियल स्टेट थी अपनी, ठीक है, इसकी नॉर्मल स्टेट। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, हायर स्टेट में। तो वो हायर स्टेट जहाँ इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जाता है उसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये इसकी क्या थी, ये थी ग्राउंड स्टेट। ये इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, ग्राउंड स्टेट। और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ आ गया, हायर स्टेट में। तो ये हायर स्टेट क्या है इसकी, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, लोअर से हायर ऑर्बिट में जाते हैं। लेकिन हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं करते, ठीक है, वो वापस नॉर्मल स्टेट में आते हैं। नॉर्मल स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो समटाइम्स क्या होता है कि एक ही दफ़ा जंप में क्या किया, ये यहाँ आ गया, स्टेट में आ गया। ठीक है, अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ गया। और समटाइम्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिंगल जंप में अपनी नॉर्मल स्टेट में सिंगल जंप से वापस नहीं आते, उन्हें बार बार जंपिंग करनी पड़ती है। कैसे कि हायर स्टेट में थे, ये नॉर्मल स्टेट है, ये हायर स्टेट है। फर्स्ट टाइम जंप किया तो ऐसा पॉसिबल है कि आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। या फिर क्या है, इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हायर स्टेट में था, जंप किया, यहाँ तक आया, देखो नॉर्मल स्टेट में पहुँचा नहीं है, ये ऊपर रह गया, ये फिर वापस जाएगा, फिर जंप करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर यहाँ आएगा। ठीक है, फिर यहाँ आया। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट से अपने नॉर्मल स्टेट में यानी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो सम टाइम सिंगल जंप में वापस आ जाता है, सम टाइम क्या होता है वो जंपिंग होती है अगेन एंड अगेन। ठीक है, एक से ज़्यादा दफ़ा जंप करता है, फिर वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आता है। ठीक है, अच्छा, पहली चीज़ क्या कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ था, अपनी नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो ये नॉर्मल से कहाँ चला जाएगा, हायर स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जाता है और एक्साइटेड से वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आता है। तो वो समटाइम सिंगल जंप में आता है, समटाइम मोर देन 1 जंप होते हैं, एक से ज़्यादा अटैम्प्ट होते हैं, फिर ये वापस आता है अपनी नॉर्मल स्टेट में। इलेक्ट्रॉन चाहे सिंगल जंप में वापस आए, चाहे एक से ज़्यादा जंपिंग हो, ठीक है, वो हर दफ़ा जितनी दफ़ा वो हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो लोअर से हायर में जाता है और हायर से जब लोअर में वापस आता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करने के बाद देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, हायर स्टेट में।
और फिर वापस ये आएगा अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आएगा। अब जब ये हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ये जो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है ना, तो ये स्पेक्ट्रम की फॉर्म में हमें मिल रही है। इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। किस तरह से कि देखो, मैंने कहा सिंगल अटेम्प्ट में आ गया तो हमें एक लाइन मिली, ठीक है, तो हमें एक लाइन मिलेगी। अगर एक से ज़्यादा जंप्स हैं तो हमें एक से ज़्यादा लाइंस मिलेंगी, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा जंप लगाता है और उसके बाद अपने हायर स्टेट लोअर स्टेट में वापस आता है तो एक से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस होती हैं। ये नंबर ऑफ लाइंस क्या है, जो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, और ये क्या है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब क्या है कि इसके लिए क्या है कि इसको हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे वेवलेंथ के लिए इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, वेवलेंथ के लिए, हाइड्रोजन एटम के वेवलेंथ के लिए हम इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर में वापस आएगा तो कौन सी स्टेट में वापस आ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये थ्योरी जो भी मैंने बताई थी तो सिर्फ समझाने के लिए था। टॉपिक क्या है हमारा, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। इसमें हम करेंगे क्या कि हाइड्रोजन एटम की वेवलेंथ के लिए हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की वेवलेंथ के लिए हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे। हम इक्वेशन क्यों ड्राइव करेंगे कि मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी तो लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा एब्जॉर्ब करने के बाद, और जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो हायर से ये वापस आएगा कहाँ पे, लोअर में। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। अब ये देखना कि इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, ठीक है, तो वो किस ऑर्बिट में आ रहा है, वो फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, वापस सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, या फोर्थ या फिफ्थ में। किस तरह से, मैंने कहा ये न्यूक्लियस है, ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ये फिफ्थ ऑर्बिट, बीच में और भी ऑर्बिट आ गए, ठीक है, जो मैंने ये डॉट से शो कर रही हूँ। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, ये है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये डैश डैश क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को शो कर रहा है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। हम वेवलेंथ के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे। जब हम वेवलेंथ के लिए इक्वेशन ड्राइव करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ हम सपोज कर रहे हैं, आउटर मोस्ट से, और आउटर मोस्ट से अब हम ये देखते हैं कौन से ऑर्बिट में आ रहा है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सीरीज मिलती हैं। 5 सीरीज हैं, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है। बोहर थ्योरी का मैंने सेकंड पोस्टुलेट पढ़ाया था, सेकंड नहीं, थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन जब भी हायर से लोअर ऑर्बिट में आता है तो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करेगा। और हमने एनर्जी डिफरेंस के लिए कि 2 जो हमारे पास एनर्जी लेवल थे उनके डिफरेंस के लिए हमने इक्वेशन लिखी थी, ठीक है। इक्वेशन क्या थी, E = EI, एनर्जी ऑफ इनिशियल लेवल, ये एनर्जी ऑफ हायर स्टेट, ठीक है, माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल लेवल। EF क्या है, एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट, या फिर क्या है, एनर्जी ऑफ, ये क्या है, हायर लेवल, ये लोअर लेवल, ठीक है ना। EI क्या है, एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट, EF क्या है, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। कि हम क्या सपोज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में था, एनर्जी क्या है, EI से शो करते हैं। हायर से कहाँ आ रहा है, लोअर में, और लोअर स्टेट की एनर्जी को हम शो कर रहे हैं EF से, ठीक है।
फिर क्या है कि ये सेकंड पोस्टुलेट हम यूज़ करेंगे। अब हमें पता है कि E किसके इक्वल होता है, देखो E इक्वल होता है h न्यू के, E इक्वल होता है h न्यू के। अब इसमें ये h क्या है, कांस्टेंट है, ये है प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो न्यू है ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, और जो h है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। h क्या है, कांस्टेंट है, h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू मैं बताती हूँ। अच्छा, h क्या होता है, कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट, और h इक्वल होता है 6.63 एक्सपोनेंट -34, और यूनिट होता है इसका जूल सेकेंड, ठीक है। एनर्जी का ये बेसिक फॉर्मूला है, एनर्जी किसकी इक्वल है, h न्यू के, h प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है h की 6.63 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। और ये जो न्यू है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है। और EI क्या है, एनर्जी ऑफ हायर लेवल, EF क्या है, एनर्जी ऑफ लोअर लेवल, ठीक है। ओके, ये जो मैंने लिखा है इसको उतारना है, ठीक है। ये जो मैं लिख रही हूं इसी को फेयर करोगे। अब यहाँ पे हम एक और इक्वेशन यूज करेंगे जो मैंने कल करवाई थी, ठीक है ना। कल हमने देखा था EN इक्वल था -E0 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, फिर हमने E की वैल्यू निकाली थी, ये थी 13.6 n स्क्वायर, ठीक है। याद आ रहा है, कल हमने ये इक्वेशन एनर्जी के लिए ड्राइव की थी कि En क्या था, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ये क्या है, En क्या है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। n का मतलब क्या है, ये 1 2 3 एंड सो ऑन, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। E0 क्या था, कांस्टेंट वैल्यू थी, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ गई थी, इसको हमने कैलकुलेट किया था। तो E0 किसके इक्वल आया था हमारे पास, 13.6 के। जो n स्क्वायर क्या है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यहाँ पे ये जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। n किसे शो कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने कल किया था। अच्छा, ये अब मैं मिटा रही हूँ, ये चीज़ें क्या थी, ये चीज़ें बताने के लिए मैंने किया था। अच्छा, याद आए, कल हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, अब हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्या है, n किसे शो कर रहा है, फाइनल ऑर्बिट को, और जो EF ये हमारे पास क्या है, लोअर ऑर्बिट, इसको हम शो करते हैं लोअर ऑर्बिट को P से। हम इसी को देख के, ये हायर ऑर्बिट के लिए इक्वेशन है, ये किसके लिए है, हायर ऑर्बिट के लिए, इसी को देख के हम लोअर ऑर्बिट के लिए लिखेंगे, ठीक है। ये n है, n शो करता है हायर ऑर्बिट को, जब लोअर ऑर्बिट होता है, ठीक है, उसको शो करते हैं हम P से, ठीक है, P से। तो ये हो जाएगा -E0 डिवाइडेड बाय P स्क्वायर, जहाँ जहाँ पे n था उन दोनों की जगह मैंने P रख दिया, ठीक है। ये किसके लिए, हायर स्टेट या हायर ऑर्बिट, ठीक है। और ये चीज़ जो है, ये इक्वेशन किसके लिए है, लोअर स्टेट या लोअर ऑर्बिट के लिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ हमने बता दिया कि अगर हमारे पास हायर स्टेट है तो इक्वेशन क्या होगी, En इक्वल्स टू -E0 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। कल हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, ये हायर स्टेट के लिए थी। इसी को देख के, ठीक है, जनरल फार्मूला है, ये क्या है, जनरल फार्मूला है, इसको देख के हमने लोअर ऑर्बिट के लिए इक्वेशन लिख ली, ठीक है। ये है लोअर ऑर्बिट के लिए। अब इन वैल्यूज़ को हम रखेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। इक्वेशन मैंने लिखी E इक्वल्स टू
ई आई माइनस ई एफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई आई माइनस ई एफ यानी ई एन माइनस ई पी। ठीक है, ई आई का मतलब क्या है? हायर ऑर्बिट। हायर ऑर्बिट को हम किससे शो कर रहे हैं? एन से। फाइनल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आएगा, तो लोअर ऑर्बिट क्या हो गया? फाइनल ऑर्बिट। और फाइनल को हम किससे शो कर रहे हैं? पी से। ठीक है, हम ई आई माइनस ई एफ भी लिख सकते हैं या ई एन माइनस ई पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? इनिशियल, एफ क्या है? फाइनल। यहाँ पे भी एन क्या है? इनिशियल, हायर ऑर्बिट, फाइनल, लोअर ऑर्बिट। ठीक है, अब यहाँ हम वैल्यू रख देंगे, ई एन की जगह ई एन की वैल्यू रखेंगे, ई पी की जगह ई पी की, ये रही इक्वेशंस। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये देखो, ई एन क्या है? माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ये वाला माइनस, ये फॉर्मूले का, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस। फिर क्या है? माइनस ई पी की वैल्यू क्या है? माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। एक तो माइनस ये जो फाइनल फॉर्मूले का माइनस है ये यहाँ लगा दिया। ई पी की वैल्यू से में भी माइनस आ रहा है, ई नॉट डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, तो इसके लिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा, ये इससे पहले माइनस था। अब माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस ई नॉट डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। अब इसको मैं अरेंज कर रही हूँ, ये पॉजिटिव था, इसको पहले लिख दिया। देखो ये पूरी वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। अब इस इक्वेशन में कॉमन क्या है? ई नॉट, तो ये हो जाएगा ई इक्वल्स टू ई नॉट, यहाँ क्या बचा? 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ई किसके इक्वल है? एच न्यू के, तो ई की जगह हम रख देंगे एच न्यू। ठीक है, एच न्यू। बाकी ये वाली इक्वेशन ऐसे ही रहेगी, ई नॉट 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। अच्छा, फिर ये जो न्यू है ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, देखो इक्वेशन हमारे पास होती है C इक्वल्स टू एफ लेमडा, मैट्रिक में पढ़ी होगी ये इक्वेशन तुमने। C इक्वल्स टू एफ लेमडा, एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ कर रहे हैं ये साइन न्यू वाला, तो क्या हो जाएगा? C इक्वल्स टू न्यू लेमडा, है ना। इक्वेशन मेरे पास आ गई C इक्वल्स टू न्यू लेमडा। यहाँ से मैं न्यू की अगर वैल्यू निकालूँ तो लेमडा को शिफ्ट करूँगी, लेमडा यहाँ पे ऊपर है, यहाँ के कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यू इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय लेमडा। ठीक है, न्यू की वैल्यू आ गई, लेमडा को शिफ्ट करेंगे, किसके इक्वल हो गया? C डिवाइडेड बाय लेमडा। अब मैं क्या करूँगी? इस न्यू की जगह रख दूँगी C अपॉन लेमडा, जो इसकी वैल्यू मैंने ड्राइव की है। अच्छा, अभी जो मैं समझा रही हूँ उसका इस डायग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है, हम बाद में करेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करने जा रही हूँ? इक्वेशन ये है एच न्यू इक्वल्स टू ई नॉट 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। हम सिर्फ इस न्यू की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे, क्या है? C ओवर लेमडा। देखो H ऐसे ही रहा, न्यू की जगह रख दिया मैंने, ये था H, न्यू की जगह रख दिया C ओवर लेमडा, यहाँ से वैल्यू, बाकी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी, उतार लेंगे। क्या हो जाएगा? ये ई नॉट 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। P क्या है? लोअर स्टेट, N क्या है? हायर स्टेट। ठीक है, ये क्या है? लोअर ऑर्बिट, ये क्या है? हायर ऑर्बिट को शो करेंगे N से। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अच्छा, अब क्या करने जा रही हूँ? मैं लेमडा को यहाँ पे रखूँगी, ई नॉट पहले से यहाँ पे है, लेमडा ये H और C को शिफ्ट कर दूंगी। H और C यहाँ पे ऊपर हैं, यहाँ के कहाँ आ जाएंगे? नीचे। जब H और C हमने शिफ्ट कर दिया तो यहाँ क्या बचा? 1 ओवर लेमडा। ऊपर दोनों से शिफ्ट कर दिए ना, तो ऊपर क्या बचा? 1, लेमडा अपनी जगह पे है। ठीक है, बाकी इक्वेशन हम ऐसे ही उतार लेते हैं। ये आ गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में ये वाली जो टर्म है ई नॉट डिवाइडेड बाय एच सी, ये कांस्टेंट है।
कल हमने कैलकुलेट किया था ई नॉट की वैल्यू क्या आई थी 13.6 कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट है, मैंने अभी देखो पीछे जाके, ठीक है, कि क्या था, एच है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। सी यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, सी भी कांस्टेंट है 3 एक्सपोनेंट प्लस 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो इसको शो करेंगे हम इससे, आर अल्फा, इसकी वैल्यू होती है 1.097 एक्सपोनेंट प्लस 7 पर मीटर, ठीक है। आर एच किसके इक्वल होता है, ई नॉट डिवाइडेड बाय एच सी के। जब हम ई नॉट की जगह इसकी वैल्यू रखें, एच और सी की वैल्यू रखें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.097 एक्सपोनेंट प्लस 7, क्या आ जाएगा 1.097 एक्सपोनेंट प्लस 7 आर अल्फा, ठीक है ना। आर अल्फा जो है ये कांस्टेंट होता है और ये है रेबर्ग कांस्टेंट, क्या है ये, रेबर्ग कांस्टेंट। अच्छा, ठीक है, अब ये क्या था मैंने बताया ये, और आर अल्फा है क्या, ये है रेबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। क्या है ये, रेबर्ग कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट वैल्यू है इसकी 1.097 एक्सपोनेंट प्लस 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अब हम इस पूरी चीज़ की जगह क्या रख देंगे, आर अल्फा, तो ये हो जाएगा 1/λ इक्वल्स टू आर अल्फा 1/p² माइनस 1/n², ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, ठीक है। किसके लिए, वेवलेंथ के लिए। लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर। अच्छा, आर अल्फा क्या है ये, रेबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.097 एक्सपोनेंट प्लस 7 यूनिट है इसका पर मीटर, ठीक है। और P क्या है, लोअर ऑर्बिट या लोअर स्टेट, ठीक है। N क्या है, हायर ऑर्बिट, ठीक है। थ्योरी आज हम इतनी ही करेंगे। अब इसी से रिलेटेड हम करेंगे कुछ फॉर्मूलाज, कुछ करेंगे हम न्यूमेरिकल, सॉरी, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम मिटा दो, ये मैंने असल में दूसरे टॉपिक के लिए मैंने बनाई थी, लेकिन वो टॉपिक अभी नहीं कर रही, बाद में करवाऊंगी, ठीक है। पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 1। अच्छा, आज का क्वेश्चन, मेरा लेक्चर जो है बेटा एंड तक देखा करो, एंड तक, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आज का क्वेश्चन कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, इनको किससे शो करेंगे, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, इनको हम किससे शो करेंगे, ठीक है। नोटेशन क्या यूज़ करेंगे, अभी मैं करवा रही हूँ, प्रॉब्लम नंबर है 1, प्रॉब्लम नंबर है 1, ठीक है। तुम्हारी बुक की प्रॉब्लम नंबर है 1, ये है प्रॉब्लम 1, मैं पढ़ रही हूँ और इसका डेटा बना रही हूँ। ये है प्रॉब्लम 18.1।
ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 1 है, इसमें कहते हैं कैलकुलेट द फॉलोइंग, ठीक है ना। स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। पार्ट है इसका ए। पार्ट ए में कह रहे हैं द ऑर्बिट रेडियस यानी कि आर, ठीक है। इसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को शो करेंगे एल से, ठीक है, मैंने कल भी बताया था एंगुलर मोमेंटम। और पार्ट सी में कहते हैं लीनियर मोमेंटम। पार्ट सी में लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम को शो करेंगे किससे, टी से। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, लीनियर मोमेंटम, ये है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को शो करते हैं एल से, लीनियर मोमेंटम को शो करते हैं पी से। फिर इसके बाद है पार्ट डी में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और पार्ट ई में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और ई में है पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसके बाद है एफ, पार्ट बी है इसका। एफ में कहते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को शो करेंगे हम ई से, ये क्या है, टोटल एनर्जी, ठीक है। कहते हैं कैलकुलेट द फॉलोइंग ऑर्बिट रेडियस, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी फॉर द बोहर्स हाइड्रोजन एटॉमिक ग्राउंड स्टेट, ठीक है। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट को हम शो करेंगे n से, और n है यहाँ पे 1। सिर्फ एक चीज़ गिवन थी, बाकी कुछ भी गिवन नहीं था, ठीक है। ग्राउंड स्टेट का मतलब n क्या होता है, 1। n हमें फाइंड करना है, सॉरी n गिवन है, बाकी सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ओके, पहले है रेडियस। अच्छा, रेडियस के लिए क्या करोगे, जो रेडियस का फॉर्मूला मैंने ड्राइव करवाया था वो रखोगे, ठीक है। रेडियस का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, डायरेक्ट क्या करेंगे हम, रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, और रेडियस इक्वल था जो मैंने कल करवाया था n स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय k e स्क्वायर m। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, r इक्वल्स टू n स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय k e स्क्वायर m, k e स्क्वायर m, ठीक है। n तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1, h कट क्या होता है कांस्टेंट, h कट की वैल्यू है 1.05 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। k भी कांस्टेंट होता है, k की जगह रखोगे 9 एक्सपोनेंट +9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। e भी कांस्टेंट होता है, e की वैल्यू होती है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। m भी कांस्टेंट होता है, m है 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है तो रेडियस आ जाएगा, और रेडियस का जो यूनिट है वो मीटर में रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है, देखो पार्ट बी में एंगुलर मोमेंटम। ये सॉल्व तुम लोग खुद करोगे, ठीक है। सॉल्व करके इसका आंसर मुझे भेज देना। अब हमें फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूलाज मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये पार्ट ए था। पार्ट बी के लिए L इक्वल होगा n h कट के, n की जगह 1 रखोगे, h कट की वैल्यू मैंने वहाँ रखी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है पार्ट सी। पार्ट सी में हमें कैलकुलेट करना है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, लीनियर मोमेंटम के लिए क्या करेंगे, पार्ट है सी, हम फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे। L का फॉर्मूला ये भी है, ये सेकंड पोस्टुलेट से हमने लिया, ठीक है। एक और फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ये वाला। अब इसमें देखो ये जो mv ये इक्वल होता है p के, ठीक है। ये r अपनी जगह पर रहेगा। अब यहाँ हम लिख भी देते हैं कि p इक्वल होता है
mv के, इसलिए हमने mv की जगह p रख दिया, r एज इट इज़ आ गया, तो p इक्वल हो जाएगा l डिवाइडेड बाय r। l की वैल्यू जो यहाँ से आएगी, r की वैल्यू पार्ट a से आएगी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर इसके बाद है पार्ट d। हमने क्या फाइंड किया, रेडियस, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और अब है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के लिए कल हमने इक्वेशन ड्राइव की थी। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी, ke² डिवाइडेड बाय 2r। ke² डिवाइडेड बाय 2r, जो हमने कल फॉर्मूला ड्राइव किया था, डायरेक्ट वो यूज़ करेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ke² डिवाइडेड बाय 2r। ओके, इसके बाद है पार्ट ई। ठीक है, पार्ट ई में हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी। पार्ट ई में क्या करना है, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -ke² डिवाइडेड बाय r। इसके बाद है पार्ट एफ, लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या था, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करोगे। अच्छा, ये मैंने फॉर्मूलाज तो देखो तुम्हें सारे बता दिए, सॉल्व बेटा खुद से करने हैं। ठीक है, सॉल्व तुम लोग को खुद से करने हैं। एक ही प्रॉब्लम मैंने तुम लोग को दिया है, सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करते जाना। सिर्फ 2 या 4 बच्चियां हैं जो मुझे सोल्यूशन भेजती हैं, चाहे व्हाट्सएप करो चाहे गूगल क्लासरूम पे, लेकिन ये सॉल्व करके भेजा करो और एंड तक देखा करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था ये 1, इसमें हमने रेडियस फाइंड किया, जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, डायरेक्ट वही फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, n² डिवाइडेड बाय ke²m। ठीक है, मैंने लिखवाया है। फिर पार्ट बी में हम फाइंड करेंगे क्या, एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला क्या है nh², इनकी वैल्यूज़ भी मैंने लिखवा दी है। पार्ट सी में हम फाइंड करेंगे लीनियर मोमेंटम, p से शो करते हैं, फॉर्मूला क्या है l डिवाइडेड बाय r। यहाँ पे l क्या है, एंगुलर मोमेंटम, r क्या है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। पार्ट डी में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ke² डिवाइडेड बाय 2r। यहाँ पे r क्या है, रेडियस, e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। ठीक है, कांस्टेंट होता है, k भी कांस्टेंट है, मैंने वैल्यूज लिखवा दी हैं। फिर फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या है, -ke² डिवाइडेड बाय r। और लास्ट है टोटल एनर्जी, किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बस आज तक के लिए इतना ही है, बाकी हम कल इंशाल्लाह देखेंगे।